मेरे साथ 99 और लोग गलती से एक खूंखार सर्वाइवल गेम में खींच लिए जाते हैं जिसका नाम है ब्रोक गेम। इस खेल में जीतने वाले को $1 मिलियन का इनाम मिलेगा, लेकिन नियम बड़ा सख्त है। सिर्फ $50 में 7 दिन जिंदा रहना होगा। अगर आप मेरी जगह होते तो कैसे सरवाइव करते? एक प्रोफेशनल गरीब होने के नाते जैसे ही मैंने रूल्स देखे, मुझे गेम का लूप होल समझ आ गया। तभी सिस्टम की इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंजी। ब्रोक गेम में आप 100 प्लेयर्स का स्वागत है। शुरुआती फंड्स $50। मकसद खेल में 7 दिन सरवाइव करना। विजेता को $1 मिलियन का इनाम मिलेगा। ज्यादा खर्च करना, मर जाना या गेम जोन से बाहर जाना एलिमिनेशन माना जाएगा और आप पर $1 मिलियन का कर्ज चिया जाएगा। वो आवाज थोड़ी देर रुकी, जैसे मजाक उड़ा रही हो। अब क्या कोई डरपोक खेल छोड़ना चाहता है? मजाक चल रहा है क्या? मैं तो सिर्फ पानी पीकर 7 दिन काट सकता हूं। मेरे पास खड़े एक सस्ते टी शर्ट पहने मोटे लड़के ने कहा कि $50 में तो बंदे को बन और अचार मिल जाएंगे, अगर ध्यान से खर्च करो तो। बड़ा हाथ मारो वरना घर जाओ। छोटा दाम लगाओ और बड़ा जीतो। सिर्फ बेवकूफ ही गेम छोड़ेगा। भीड़ में एक अलग ही पागलपन और एक्साइटमेंट दौड़ गई। बेहतरीन। सभी 100 प्लेयर्स शामिल हैं। गेम रूल्स अब लागू होते हैं। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। आप सभी का एयरपोर्ट स्मगल में स्वागत है। गुड लक। अचानक सफेद रोशनी चमकी और मैंने खुद को एक बहुत बड़े मॉडर्न एयरपोर्ट पर खड़ा पाया। यह जगह इतनी विशाल थी कि इसका अंत नजर नहीं आ रहा था। हर तरफ भीड़ भाग रही थी और यह बताना नामुमकिन था कि कौन प्लेयर है और कौन एनपीसी। मेरे गेम अकाउंट में शुरुआती फंड्स $50 दिख रहे थे। मेरे इंटरफेस पर 3 मीटर आए भूख, प्यास और एनर्जी, तीनों फुल थे। मैंने सामने एक कन्वीनियंस स्टोर देखा और कीमतों को चेक करने के लिए वहां चल दिया। जैसे ही मैं फ्रिज के पास पहुंचा, किसी के रोने जैसी आवाज आई। तेरी तो एक पानी की बोतल $15 की है। ये तो सरासर लूट है। मैंने पास जाकर शेल्फ को स्कैन किया। मेरा दिल बैठ गया। कपकेक्स 50 के, सैंडविच 40 के और बन $10 का एक। यहां तक कि सोडा क्रैकर्स का सबसे सस्ता पैकेट भी $18 का था। दिन के लगभग $60 के बजट के साथ मैं आधी बोतल पानी भी नहीं खरीद सकता था। उस मोटे लड़के ने मेरी तरफ देखा और उसके चेहरे पर साफ मायूसी दिख रही थी। प्लेयर 66, हम तो गए। इस पैसे से तो सिर्फ 3 बोतल पानी आएगा। लोग 1 हफ्ते में मर जाएंगे। मैंने एक ठंडी आह भरी। सिस्टम कोई चैरिटी नहीं चला रहा है। मुझे पता था कि यह इतना आसान नहीं होगा। बाकी प्लेयर्स स्टोर के अंदर घुसने लगे और सबके चेहरों पर डर और घबराहट थी। उस मोटे लड़के ने मुझे एक तरफ खींचा। प्लेयर 66, मेरा नाम वेड है। प्लेयर 44, चलो टीम बना लेते हैं। अगर कोई तुम्हें परेशान करेगा तो मैं देख लूंगा। उसने हवा में कुछ मार्शल आर्ट्स मूव्स दिखाए और वो अपनी कदकाठी के हिसाब से काफी फुर्तीला था। पर जब तक मैं गेम के रूल्स अच्छी तरह समझ नहीं लेता, मैं किसी के साथ टीम नहीं बनाना चाहता था। मैंने शालीनता से मना किया और अकेले ही स्टोर से बाहर निकल गया। पहली प्रायोरिटी है मुफ्त का पानी ढूंढना। वॉशरूम के बाहर मुझे एक वाटर डिस्पेंसर दिखा और उसके पास 2 फेंकी हुई प्लास्टिक की बोतलें पड़ी थीं। मैंने उन्हें अच्छे से धोया और पानी भर लिया। पानी का इंतजाम हो गया और खर्चा हुआ $0। अगला काम है एनर्जी का जुगाड़ करना। मुझे एक कॉफी शॉप दिखाई दी। वहां रखे काउंटर पर शुगर पैकेट्स, क्रीमर कप्स और ब्राउन शुगर करीने से सजे हुए थे। शुगर एनर्जी का सबसे बड़ा जरिया है। इमरजेंसी में ये पैकेट्स ब्लड शुगर कम होने से बचा सकते हैं। मैं बिल्कुल अनजान चेहरा बनाकर वहां गया और बड़ी सहजता से सामान उठाने लगा, जैसे अपने घर में खड़ा हूं। 2 सेकंड के अंदर 1 दर्जन शुगर पैकेट्स और कुछ क्रीमर कप्स मेरी जेब में थे। मैं आराम से कॉफी शॉप से बाहर आया, एक खाली कोने में गया, 2 पैकेट्स फाड़े और सीधे मुंह में डाल लिए। जुबान पर मिठास का धमाका हुआ और पल भर के लिए सुकून मिला। शुगर का इंतजाम भी हो गया और खर्चा हुआ $0। एयरपोर्ट का एयर कंडीशनिंग किसी बर्फ के बक्से की तरह चल रहा था। शायद सिस्टम ने यह जानबूझकर किया था। जितनी ज्यादा ठंड होगी, उतनी ही तेजी से हमारी एनर्जी बर्न होगी। मेरे पतले कपड़े उस ठंड के आगे कुछ भी नहीं थे। खुद को गर्म रखने के लिए मुझे चलते रहना होगा। मैंने एक कचरे के डिब्बे में हाथ मारा और मुझे एक कंबल मिल गया, जिसे कोई पैसेंजर अपनी फ्लाइट के बाद फेंक गया था। जैसे जैसे वक्त बीता, मेरी भूख बढ़ने लगी। रात के 8 बजे तक मैं टहलते हुए एक बेकरी के पास पहुंचा। कांच के डिस्प्ले के पीछे रखी ब्रेड से बड़ी ही जबरदस्त खुशबू आ रही थी। मेरे पेट में जोर से चूहे कूदने लगे। एक तजुर्बेकार गरीब की तेज नजरों ने मुझे इशारा किया कि अब तक ब्रेड पर डिस्काउंट लग जाना चाहिए। जो टोस्ट पहले 30 का था, उसकी कीमत अब गिरकर सिर्फ $15 रह गई थी। पर इतना काफी नहीं है। दुकान बंद होने के वक्त ये डिस्काउंट और भी गिर सकता है। शायद मुफ्त भी मिल जाए। बचाया हुआ हर $1 जिंदा रहने का एक मौका है। मैं बेकरी के सामने वाले बेंच पर बैठ गया और आंखें आधी बंद करके आराम करने लगा। अचानक हर तरफ से 20 से 30 लोग पागलों की तरह बेकरी की तरफ दौड़ पड़े। वो छोटा सा दरवाजा जैसे जंग का मैदान बन गया।
उस अफरा तफरी में मैंने देखा कि कुछ लोग कैश लहरा रहे थे तो कुछ बस शेल्फ से ब्रेड झपट रहे थे। घबराया हुआ क्लर्क चिल्ला रहा था कि लाइन लगाओ, पर सब बेकार था। कुछ ही मिनटों में डिस्काउंट वाला सारा सामान बिक गया, यहां तक कि वो टोस्ट भी जिस पर मेरी नजर थी। जिन्हें ब्रेड मिल गई, उनके चेहरे पर ऐसी राहत थी जैसे मौत के मुंह से बचकर आए हों। जिन्हें नहीं मिली, वो अपना सीना पीट रहे थे और उनकी आंखों में मायूसी थी। हवा में बाकी प्लेयर्स की गालियां, शिकायतें और बेबसी भरी आहें गूंज रही थीं। मेरा हंगर मीटर गिरकर 30% पर आ चुका था। मैंने एक गहरी सांस ली और पेट के मरोड़ों को दबाने की कोशिश की। मैंने उस शोर शराबे से नजरें हटाईं और ऊपर लगे विशाल फ्लाइट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले बोर्ड को देखा। वहां लाल रंग में फ्लाइट स्टेटस स्क्रॉल हो रहे थे। अब वक्त था अपनी असली काबिलियत दिखाने का। इस एयरपोर्ट पर प्लेयर्स कहीं भी फ्री घूम सकते हैं, बिना बोर्डिंग पास के भी आप गेट्स तक जा सकते हैं। मैंने बोर्ड को स्कैन किया और मेरी नजर उन कुछ फ्लाइट्स पर रुक गई जो गहरे लाल रंग में हाईलाइटेड थीं। सिर्फ 6 घंटे से ज्यादा की देरी वाली फ्लाइट्स ही मेरा शिकार थीं। मैं अपने कमजोर पड़ते पैरों को घसीटते हुए एक बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़ा। वहां पहले से ही भीड़ जमा थी और माहौल में काफी गुस्सा और तनाव था। गेट नंबर 102 की फ्लाइट 8 घंटे लेट थी और फंसे हुए पैसेंजर्स ने गेट एजेंट को घेर रखा था। वो एजेंट एक जवान लड़की थी जिसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था और पैसेंजर्स के चिल्लाने पर उनके थूक के छींटे उसके गालों तक पहुंच रहे थे। क्या तुम्हारी एयरलाइन बिल्कुल बेकार है? मेरा बच्चा भूख से रो रहा है। क्या तुम कुछ करोगी? हमें हट जाना चाहिए, अभी के अभी पैसे दो। वहां पूरा तमाशा खड़ा था और उस लड़की की आवाज शोर में कहीं दब गई थी। वो बस रोने ही वाली थी। तभी अचानक मुझे समझ आया, यही मेरा मौका है। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और भीड़ को चीरते हुए सीधा उस एजेंट के सामने जाकर खड़ा हो गया। शांत हो जाइए, मैं अपनी पूरी ताकत से दहाड़ा। भीड़ अचानक शांत हो गई। सब मेरे इस चिल्लाने से दंग थे। मैंने उस मां की तरफ इशारा किया जिसका बच्चा बिलख रहा था और हर पैसेंजर को सुनाते हुए चिल्लाया कि देखो, इस बच्चे को रोते हुए देखो। क्या यहां चिल्लाने से प्लेन उड़ने लगेगा? एयरलाइन की गलती है और उन्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। लेकिन हमें इस वक्त सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? खाना, आराम करने की जगह और इतनी ताकत कि हम आखिर तक इनसे लड़ सकें। मैं उस टूटी हुई एजेंट की तरफ मुड़ा और तेजी से बोला कि लोग अपना आपा खो रहे हैं। सबसे जरूरी है इन्हें शांत करना। अभी के अभी मील वाउचर्स और होटल वाउचर्स बांटना शुरू करो। सबको खाना खिलाओ और सेटल करो, वरना ये बात बहुत बढ़ जाएगी। क्या तुम ये संभाल सकती हो? मैंने उसे बार बार कहा कि मैं ये वाउचर्स बांट सकता हूं। वो एजेंट रोते हुए बोली कि वो लोग वाउचर्स नहीं लेना चाहते। सबको लाइन में लगकर अपना बोर्डिंग पास दिखाना होगा, तभी ये मिलेंगे। ऐसे वक्त में तुम प्रोसीजर की बात कर रही हो। मैंने उसे बीच में ही टोक दिया और उस मां की तरफ इशारा किया। देखो, ये मां कितनी थक चुकी है। इसने 8 घंटे से अपने बच्चे को गोद में उठा रखा है और अब क्या ये तुम्हारे वाउचर के लिए लाइन में लगेगी? मैं उस मां की तरफ मुड़ा और कहा कि मैडम, अपना बोर्डिंग पास मुझे दीजिए, मैं आपके लिए ले आता हूं। मैंने पूरे हक के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने मुझे किसी डूबते के तिनके की तरह देखा और तुरंत अपना पास मेरे हाथ में थमा दिया। जैसे ही एक ने शुरुआत की, उसका असर तुरंत हुआ। दूसरे लोग, जिनके साथ बुजुर्ग थे, बच्चे थे या जो बुरी तरह थक चुके थे, वो भी अपने बोर्डिंग पास मेरी तरफ बढ़ाने लगे। कुछ ही सेकंड में मेरे हाथ में 1 दर्जन से ज्यादा पास थे। मैं एजेंट की तरफ मुड़ा, पास उसकी तरफ बढ़ाए और अपनी आवाज धीमी कर ली। जल्दी करो, जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं उन्हें पहले निपटाओ। न्यूज में आने से तो बेहतर ही है ना? जल्दी करो, मुझे 2 एक्स्ट्रा मील वाउचर्स चुपचाप थमा दो और मैं बच्चों वाले पेरेंट्स को शांत कर दूंगा। सबको निकलने का रास्ता मिल जाएगा। एजेंट ने मेरी तरफ एहसानमंदी से देखा और मशीन पर तेजी से हाथ चलाने लगी। उसने वाउचर्स का एक बंडल निकाला, मेरे दिए हुए बोर्डिंग पास के हिसाब से गिनती की और फिर चुपके से 2 एक्स्ट्रा वाउचर्स उसमें डालकर पूरा बंडल मुझे थमा दिया। उसकी आंखें मेरा शुक्रिया अदा कर रही थीं। समझ गया, मेरा दिल जोर से धड़क रहा है, पर चेहरे पर मैंने शांति बनाए रखी। मैडम, ये लीजिए और अपने बच्चे को लेकर खाना खाने जाइए। सर, ये रहा आपका। मैं फुर्ती से सही वाउचर्स और बोर्डिंग पास सबको बांटने लगा। आखिर में मैंने वो 2 एक्स्ट्रा वाउचर्स अपनी सबसे अंदर वाली जेब में दबा लिए। मैं भीड़ की तरफ चिल्लाया कि जाइए और अपने वाउचर्स लीजिए, खाना खाइए, आराम करिए और अपनी ताकत बचाइए। इनसे हिसाब हम बाद में चुकता करेंगे। जैसे ही सबका ध्यान वाउचर्स की तरफ गया, मैं एक मछली की तरह वहां से फिसला और टर्मिनल की गलियों में ओझल हो गया। इस गेम में जिंदा रहने के लिए आपको दूसरों से बेहतर लूप होल ढूंढने होंगे। जैसे ही मैं लाउंज से बाहर निकला, मुझे फिर से बेड मिल गया। वो बड़ी मासूमियत से मुस्कुराया। प्लेयर 66, मैंने देखा जो आपने वहां किया। आप बिल्कुल किसी मूवी बॉस की तरह नेगोशिएट कर रहे थे। क्या आप वाकई हमारे साथ टीम बनाने के बारे में नहीं सोच रहे? आपको बाद में दूसरों की मदद की जरूरत पड़ सकती है, समझे आप? सिर्फ एक दिन में उसके साथ 4 और प्लेयर्स जुड़ चुके थे। मैंने उसका ऑफर फिर से ठुकरा दिया। उन मील वाउचर्स की मदद से मैंने पेट भर खाना खाया। मेरा हंगर मीटर अब फुल था, पर थकान किसी लहर की तरह मुझ पर हावी हो रही थी।
मेरा एनर्जी मीटर 50% से नीचे गिर चुका था। रात के 11 बज रहे थे। एयरपोर्ट की भीड़ अब काफी कम हो चुकी थी। ज्यादातर दुकानें बंद हो रही थी और लाइटें मध्यम पड़ रही थी। एक अजीब और अनजाना सा खौफ चारों तरफ फैलने लगा। टर्मिनल के हर बेंच पर आर्मरेस्ट लगे थे ताकि कोई वहां लेट ना सके। एक जवान प्लेयर ने, शायद जो अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, खुद को एक पतली जैकेट में लपेटा और सोने के लिए फर्श पर ही दुबक गया। 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि एक तेज रोशनी सीधे उसके चेहरे पर पड़ी। उठ जाओ, यहां लेटना मना है। सिक्योरिटी गार्ड की आवाज बिल्कुल सपाट और बेजान थी। उस प्लेयर ने एनपीसी को इग्नोर किया, करवट बदली और सोता रहा। अचानक कोनों से गार्ड्स का एक झुंड दौड़ता हुआ आया। बिना एक शब्द बोले उसे घसीट कर उठाया और एयरपोर्ट के दरवाजों से बाहर फेंक दिया। पब्लिक स्क्रीन चमक उठी। प्लेयर तेरा गेम जोन छोड़ने की वजह से एलिमिनेट हो चुका है। कर्ज $1 मिलियन। अलग अलग कोनों से कई और प्लेयर्स भी इसी तरह एलिमिनेट होने लगे। सिस्टम हमारी समझदारी को खत्म करने के लिए थकान और ठंड का इस्तेमाल कर रहा है। मेरा एनर्जी मीटर अब खतरे के निशान तक गिर चुका है। एलिमिनेशन से बचने के लिए मैंने वो पुराना कंबल खुद पर ओढ़ा और टर्मिनल की कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गया। अगली सुबह सूरज की रोशनी ने बताया कि अभी सिर्फ एक दिन बीता है। मेरा एनर्जी मीटर मुश्किल से 75% तक पहुंचा था, पर भूख फिर से 50% पर आ गई थी। मेरे पास अभी भी एक मील वाउचर बचा था, इसलिए मैं ज्यादा परेशान नहीं था। मैंने ठंडा पानी पिया, 2 शुगर पैकेट्स खाए और शिकार की तलाश में फिर से डिपार्चर हॉल की तरफ निकल गया। तभी अचानक एक प्लेयर एक बच्चे पर झपटा और उसका हॉट डॉग छीन लिया। वो बच्चा फूट फूट कर रोने लगा। शोर सुनते ही गार्ड्स वहां पहुंचे, उस प्लेयर को घेरा और एयरपोर्ट के बाहर खड़ी एक पुलिस कार में डाल दिया। सिस्टम का ब्रॉडकास्ट फिर गूंजा। प्लेयर 25 ने एक एनपीसी से खाना छीना। सिक्योरिटी ने उसे एयरपोर्ट से बाहर निकाला। एलिमिनेटेड। कर्ज $1 मिलियन। मुझे एक बड़ा सबक मिला। इस एयरपोर्ट पर आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे सिक्योरिटी अलर्ट हो जाए। पर आज एयरपोर्ट का माहौल कुछ अलग था। एक भी फ्लाइट लेट नहीं थी। मुझे लगा कि शायद सिस्टम ने उस लूप होल को बंद कर दिया है जिसका मैंने फायदा उठाया था। मैंने पूरा दिन एक आम मुसाफिर की तरह हॉल में टहलते हुए बिताया और हर उस स्टोर पर गया जहां फ्री सैंपल्स मिल रहे थे। जाहिर है, मैंने सिर्फ खाया, कुछ खरीदा नहीं। मैं क्लर्क का चेहरा देखते हुए सैंपल्स चखता और जैसे ही उन्हें शक होता, मैं वहां से खिसक जाता। इसी तरह मैंने शाम काटी। डिनर के लिए मैंने अपना आखिरी मील वाउचर इस्तेमाल किया और हंगर मीटर को फिर से भर लिया। आज मेरी एनर्जी कल से भी कम थी। इस बार मैंने कुर्सी से समझौता नहीं किया। मैं एक अंधेरे साइड कॉरिडोर में घुस गया जहां मैंने पहले एक खजाना ढूंढा था। एक पुराना यूटिलिटी रूम जिसका दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर कबाड़ भरा था, पर दरवाजा बंद करते ही ये मेरी एक छोटी सी प्राइवेट दुनिया बन जाती। जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा और दरवाजा बंद करने ही वाला था कि तभी धड़ाम, किसी ने लात मारकर दरवाजा खोल दिया। अंदर एक लंबी कदकाठी का लड़का घुसा जिसकी आंखें तिरछी थीं और उसके साथ 2 गुंडे खड़े थे। बाहर निकलो, ये जगह अब हमारी है, उस लंबे लड़के ने मुझ पर चिल्लाते हुए कहा। मैंने उसे पहचान लिया। कल बेकरी के पास यही सबसे ज्यादा खूंखार बन रहा था। उसने 2 और प्लेयर्स के हाथों से ब्रेड तक छीन ली थी। ये जानते हुए कि मैं उससे मुकाबला नहीं कर सकता, मैंने उस बेहतरीन जगह को छोड़ने का फैसला किया। जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा, उस लंबे लड़के ने अचानक एक चाकू निकाल लिया। अपना सब कुछ मेरे हवाले कर दो, वरना यहीं ढेर कर दूंगा। उनकी आंखों में मौजूद पागलपन और बेरहमी बता रही थी कि वो वाकई ऐसा कर देंगे। मेरा दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। क्या पलटकर हमला करूं? कोई मौका नहीं था। क्या पैसे दे दूं? इसका मतलब था एलिमिनेशन और $1 मिलियन का कर्ज। मैं क्या करूं, क्या करूं? मैंने तो अशोक का तू गटका और बोला कि सर, बात सुनिए। लूटपाट करने से सिस्टम आपको पकड़ लेगा और आप एलिमिनेट हो जाएंगे। चुप कर, जल्दी कर, मेरे पास सब्र नहीं है। वो फ्रूट नाइफ मेरी गर्दन के और करीब आ गया। मैंने हार मान ली और बिना सोचे समझे अपने अकाउंट के पूरे $50 उसे ट्रांसफर कर दिए। खेल में जिंदा रहकर ही मैं कुछ कर पाने की उम्मीद रख सकता था। उन सब ने अपना अपना हिस्सा लिया और मुझे बाहर धकेल दिया। दरवाजा जोर से बंद हुआ। अंदर से उनकी घमंडी आवाजें आ रही थी। लूटपाट करना तो वाकई काम कर गया। शुक्र है उसने हमें बता दिया कि कैश लूटना एलिमिनेशन की वजह नहीं बनता। अब हमें पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आखिर ये वो कौन है जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं? एनपीसी को लूटना मना है, पर किसी प्लेयर को लूटना या उसे मार देना भी जायज है। इस गेम के रूल्स को इतनी गहराई से कौन जानता है? अभी सिर्फ दूसरा दिन है और मैंने अपने आखिरी $50 भी खो दिए। ना पैसा, ना खाना। क्या अब मैं बस मरने का इंतजार करूं? तभी पब्लिक स्क्रीन पर एक गुमनाम पोस्ट फ्लैश हुई। लेवल 3, सेक्शन ए की बेकरी में आ जाओ, ब्रेड आधे दाम पर मिल रही है। यूटिलिटी रूम का दरवाजा खुला। वो लंबा लड़का और उसके साथी बाहर आए। मैं फुर्ती से छिप गया और चोरी छिपे उनका पीछा करते हुए कन्वीनियंस स्टोर तक पहुंचा। उन तीनों ने लूटा हुआ सारा कैश सोडा क्रैकर्स पर फूंक दिया। जैसे ही पेमेंट कंफर्म होने की आवाज आई, सिस्टम का ब्रॉडकास्ट गूंजा। प्लेयर 5, 49 और 61 ज्यादा खर्च करने की वजह से एलिमिनेट किए जाते हैं। $1 मिलियन का कर्ज। वो लंबा लड़का जोर से चीखा। उसकी आवाज पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई थी कि उसका पूरा शरीर रोशनी की एक लकीर बनकर हवा में गायब हो गया। वो दोनों गुंडे भी गायब हो गए। सोडा क्रैकर्स के दर्जनों पैकेट और 4-5 ब्रेड के बैग फर्श पर गिर गए। मैं तुरंत वहां झपटा, अपनी जैकेट उतारी और सारे क्रैकर्स और ब्रेड के पैकेट उसमें बांध लिए।
मैं सही था। सिस्टम ने कहा था कि यो ज्यादा खर्च करना एलिमिनेशन है, पर हर प्लेयर के पास तो सिर्फ $50 ही है। कोई भला ज्यादा खर्च कैसे कर सकता है? इसका सिर्फ एक ही जवाब है, दूसरे प्लेयर के पैसे लूटना और $50 से ज्यादा खर्च करना ओवर स्पेंडिंग माना जाता है। लेकिन उस लंबे लड़के ने बेकरी से ब्रेड चुराई थी और वो एलिमिनेट नहीं हुआ, जिसका मतलब है कि खाना लूटना नियम के खिलाफ नहीं है। जैसा कि मुझे अंदेशा है, आने वाले दिनों में और भी लोग इस बात को समझ जाएंगे और खाने के लिए एक दूसरे की जान के पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए मुझे इस खाने को अच्छी तरह छिपाना होगा। इस राशन के साथ मैं यकीनन आखिर तक बच सकता हूँ। मैंने 5 ऐसी जगह ढूंढी जो मुझे सुरक्षित लगी और वहां क्रैकर्स के पैकेट बांटकर छिपा दिए। हर दिन के लिए एक जगह, और इस तरह मैं बाकी के 5 दिन काट सकता हूँ। जब तक मैंने यह काम खत्म किया, मेरी एनर्जी फिर से खतरे के निशान पर थी। जल्द ही मैं फिर से टर्मिनल की एक कुर्सी पर सो गया। गेम का तीसरा दिन शुरू होता है। पास ही किसी के खांसने की दिल दहला देने वाली आवाज आई, जिससे सबका ध्यान उस तरफ गया। ये प्लेयर 47 थी, वो कमजोर सी दिखने वाली लड़की। वह उस बर्फीली मेटल बेंच पर सिमटी हुई थी। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था, चेहरा खांसते खांसते लाल हो चुका था और उसे तेज बुखार था। उसका बॉयफ्रेंड, जो खुद भी एक प्लेयर था, उसे नफरत भरी नजरों से देखने लगा। तुम्हें क्या हुआ है? बुखार है क्या? 7वें दिन से पहले मरने की हिम्मत भी मत करना। प्लेयर 47 की आवाज भारी और कमजोर थी। मुझे अचानक बहुत ठंड लग रही है, बहुत दर्द हो रहा है। एरॉन, क्या तुम मुझे पकड़ सकते हो प्लीज? बिल्कुल नहीं। क्या होगा अगर ये मुझे भी हो गया तो? तभी अचानक पूरे टर्मिनल में बिना किसी चेतावनी के एक कान फाड़ देने वाला अलार्म गूंज उठा। दूर कॉरिडोर से भारी और एक साथ कदम ताल करने की आवाजें आने लगी। सफेद हेजमत सूट पहने क्वारंटीन ऑफिसर्स ने प्लेयर 47 को बिना किसी मेहनत के उठा लिया। मुझे छोड़ दो, मैं एलिमिनेट नहीं होना चाहती। एरॉन, मेरी मदद करो, बचाओ मुझे। लेकिन एरॉन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बस मुड़ा और भाग गया। क्वारंटीन ऑफिसर्स ने उसकी चीखों को अनसुना कर दिया और स्ट्रेचर को ले गए, जबकि बाकी प्लेयर्स दहशत में देखते रहे। वे कॉरिडोर में ओझल हो गए। कुछ ही सेकंड बाद सिस्टम का ब्रॉडकास्ट हुआ। प्लेयर 47 पब्लिक हेल्थ के लिए गंभीर खतरा, क्वारंटीन के लिए गेम जोन से जबरन बाहर कर दी गई है। एलिमिनेटेड, $1 मिलियन का कर्ज। प्लेयर 87 पब्लिक हेल्थ के लिए गंभीर खतरा, क्वारंटीन के लिए गेम जोन से जबरन बाहर कर दिया गया है। एलिमिनेटेड, $1 मिलियन का कर्ज। प्लेयर्स एक दूसरे को शक भरी निगाहों से देखने लगे। प्लेयर 87 ने कल कचरे के डिब्बे से खाना निकाल कर खाया था। आज उसे भयानक डायरिया हो गया। जुकाम हुआ तो बाहर, पेट खराब हुआ तो बाहर। अब अगला कौन होगा? हल्की सी खांसी या गला साफ करने की आवाज भी सबकी धड़कनें बढ़ा रही थी। मुझे एक और नियम समझ आ गया, आप बीमार नहीं पड़ सकते। मामूली सा जुकाम या पेट की गड़बड़ भी आपको गेम जोन से बाहर कर देगी। मैंने बचाई हुई ब्रेड और क्रैकर्स खाकर वो दिन निकाला। एयरपोर्ट आज और भी ज्यादा ठंडा था, बिल्कुल किसी आइस बॉक्स की तरह। मुझे कचरे में एक थर्मल इमरजेंसी ब्लैंकेट मिला, जिसे अक्सर हाइकर्स इस्तेमाल करते हैं। उसे ओढ़ने के बाद आखिरकार मुझे थोड़ी गर्माहट महसूस हुई। चौथा दिन और भी ज्यादा एलिमिनेशंस के साथ शुरू हुआ। मैं सुबह तड़के उठा और आज के हिस्से की ब्रेड और क्रैकर्स लेने का फैसला किया। मैं सावधानी से भीड़ से बचते हुए अपने पहले ठिकाने की तरफ बढ़ा, जो एक दूर बने वॉशरूम के पीछे लगे बड़े से गमले और दीवार के बीच का कोना था। मैं पास पहुंचा, नीचे झुका और उस जानी पहचानी जगह में हाथ डाला। खाली, वहां कुछ नहीं था। मेरा दिल बैठ गया। यकीन न होने पर मैंने और ध्यान से टटोला। वहां क्रैकर्स के रैपर का एक टुकड़ा तक नहीं बचा था। मैंने वक्त बर्बाद नहीं किया और अगले ठिकाने की तरफ भागा। वहां भी कुछ नहीं। चारों ठिकाने पूरी तरह साफ हो चुके थे। दर्जनों बैग्स जिनसे मेरी जीत पक्की थी, वो रातों रात बिना किसी सुराग के गायब हो गए। मेरी जीती हुई बाजी पूरी तरह पलट चुकी थी। एक ही रात में हर ठिकाने को ढूंढ लेना और उन्हें चुपचाप खाली कर देना, कोई आम प्लेयर ऐसा नहीं कर सकता। आखिर कौन मुझ पर हर वक्त नजर रख रहा था? मेरी हिम्मत बिल्कुल टूट गई। मैं फिर से बेशर्मों की तरह फ्री सैंपल्स ढूंढने लगा, पर अब और भी प्लेयर्स यही कर रहे थे। दुकानदारों को सब समझ आ चुका था और उन्होंने सारे सैंपल्स छिपा दिए थे। यहां तक कि कॉफी शॉप का काउंटर भी खाली था। सारे शुगर पैकेट्स अब लॉक के पीछे थे। कचरे के डिब्बे अब जंग के मैदान बन चुके थे। कई प्लेयर्स डायरिया का खतरा मूल लेकर भी उनमें खाना ढूंढ रहे थे। जब तक मैं वहां पहुंचा, वहां एक दाना तक नहीं बचा था। इसी तरह मैंने रात के 10 बजे तक वक्त काटा और अब मेरे सारे मीटर लाल निशान पर चमक रहे थे। मैं लड़खड़ाते हुए एयरपोर्ट की लग्जरी दुकानों वाली गली की तरफ चल दिया। पास ही खड़े दूसरे प्लेयर्स आपस में कानाफूसी करने लगे। भला लग्जरी स्टोर पर यह क्या करेगा? उन दुकानों से कुछ ही दूरी पर रखे एक कचरे के डिब्बे से मैंने कुछ फेंके हुए बैग्स और खाली डिब्बे निकाले। बहुत से मुसाफिर कस्टम टैक्स से बचने के लिए निकलने से पहले अपने सामान के डिब्बे यहीं छोड़ देते हैं। मैंने उन डिब्बों को बड़े ध्यान से सबसे सही सलामत दिखने वाले बैग में डाला और उसे हाथ में ले लिया। पहले दिन जब मैं डिपार्चर हॉल की पहली मंजिल पर छानबीन कर रहा था, तब मुझे एक कमाल की चीज दिखी थी। वहां नीचे एक हॉट पॉट रेस्टोरेंट खुला था। तो अब मैं वहीं जा रहा हूं,
ताकि मुफ्त में आराम की जगह और कुछ खाना हासिल कर सकूं। मैंने कांच का भारी दरवाजा धकेला। अंदर की गर्माहट और बीफ सूप की सौंधी खुशबू ने मेरा स्वागत किया। एक वेट्रेस प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ मेरे पास आई। स्वागत है सर। कितने लोग हैं? 2। मैंने वो चमकता हुआ लग्जरी बैग बड़े इत्मीनान से अपने पास वाली कुर्सी पर रखा और अपनी आवाज में हल्की सी भारीपन लाते हुए बोला, मुझे कोई शांत सी जगह दो, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं। उसकी नजर मेरे हाथ में मौजूद उस बैग पर पड़ी और उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। जी बिल्कुल सर, कृपया इस तरफ आइए। इतना महंगा सामान खरीदने वाला कोई मामूली कंगाल तो हो नहीं सकता था। वो मुझे एक सेमी प्राइवेट बूथ तक ले गई जहां गद्देदार सोफे लगे थे और वहां काफी प्राइवेसी थी। बैठते ही मैंने अपना फोन निकाला और उंगलियां तेजी से चलाने लगा। मैंने एक ऐसा नंबर डायल किया जो असल में था ही नहीं। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ, मेरी रोने भरी आवाज उस शांत इलाके में गूंज उठी। मैं एयरपोर्ट के हॉट पॉट रेस्टोरेंट में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मैंने पेरिस के लिए रात 3 बजे की फ्लाइट ले ली है। अगर तुम नहीं आए तो इस जन्म में फिर कभी मेरी शक्ल नहीं देखोगे। मैंने फोन मेज पर पटक दिया। मेरी आंखों में तुरंत आंसू भर आए। वेट्रेस फौरन गर्मा गर्म सूप का कटोरा और फलों की एक छोटी प्लेट लेकर आई और बड़ी हमदर्दी से बोली, सर प्लीज शांत हो जाइए, पहले कुछ पी लीजिए। क्या आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको परेशान किया है? मेरी आवाज जैसे बैठ गई थी। शुक्रिया, पर वो जिसके साथ है उसके बारे में सोचकर मुझसे कुछ खाया नहीं जा रहा। वेट्रेस ने वो कटोरा मेरे सामने रख दिया। जितना आप दुखी होंगे उतना ही ज्यादा आपको खाना चाहिए, वरना उसे जिंदगी भर पछतावा दिलाने की ताकत आप में कहां से आएगी। मैंने सिर हिलाया, कटोरा उठाया और धीरे धीरे घूंट भरने लगा। वो गर्म और मीठा तरल मेरे सूखे गले से नीचे उतरा। मेरे अंदर भूख का तूफान उठा था वो, पर इस वक्त मुझे खुद पर काबू रखना था। जल्दी ही वो एक और मुफ्त कटोरा ले आई। इस बार उसमें स्टीम्ड एग था। मैं बड़ी बेबसी के साथ कॉन्डिमेंट काउंटर तक गया और 3 बड़े चम्मच भरकर बीफ क्रम्बल्स निकाले और उन्हें अंडे के ऊपर डाल दिया। अपनी सीट पर वापस आकर मैंने उसे पागलों की तरह खाने की इच्छा को दबाया और बड़े ही तहजीब के साथ छोटे छोटे निवाले लेने लगा, जबकि मेरी नजरें वेट्रेस और मैनेजर का पीछा कर रही थी। वेट्रेस इस वक्त किसी राडार की तरह मुझ पर नजर रखी थी। सर, आप उदास हैं तो क्यों ना हमारा नया टोमेटो सूप ट्राई करें। खट्टा मीठा स्वाद आपकी भूख खोल देगा। एक मुंह में पानी ला देने वाला टोमेटो सूप का कटोरा मेरे सामने आ गया। मैं आपके लिए कुछ स्नैक्स पिलाती हूँ। तुरंत ही फ्राइज की एक फ्री प्लेट वहां पहुंच गई। वेट्रेस फिर से मेरे पास आई। उसकी आंखों में जिज्ञासा और हमदर्दी थी। साफ दिख रहा था कि वो मुझसे ज्यादा बेचैन है। मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजी। वो बहुत ज्यादा सवाल कर रही थी। मैंने तुरंत अपना गियर बदला। मेरी आंखों में फिर से आंसू भर आए और मेरी आवाज मायूसी से कांपने लगी। क्या उसे वाकई अब मैं नहीं चाहिए? मैं सच में उसे छोड़कर नहीं जाने वाला था। मैंने सही वक्त पर अपना सिर झुका लिया और मेरे कंधे जोर जोर से कांपने लगे। रोइए मत, प्लीज मत रोइए। वेट्रेस घबरा गई और दौड़कर एक बड़ा सा टेडी बियर ले आई और उसे मेरी बाहों में थमा दिया। इसे अपने पास रखिए, ये आपका साथ देगा। आप इतने हैंडसम हैं कि उसे यकीनन पछतावा होगा। मैंने उस मुलायम भालू को गले लगा लिया और थकान की एक बड़ी लहर मुझ पर हावी हो गई। मेरी एनर्जी खत्म होने की कगार पर थी। मुझे आराम करना ही होगा। मैंने चुपके से अपने फोन में रात 2 बजे का वाइब्रेशन अलार्म सेट किया और फिर उस भालू के सहारे निढाल होकर सोफे पर दुबक गया। मैंने अपनी आंखें मूंद ली। सोने से ठीक पहले मैंने बस यही दुआ की कि वो मुझे बाहर ना निकाले। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर सोया। तभी वेट्रेस ने मुझे जगाया। सर, क्या आपकी फ्लाइट का टाइम नहीं हो गया? ठीक उसी वक्त मेरा फोन जोर जोर से वाइब्रेट करने लगा। वही अलार्म जो मैंने सेट किया था। एक पल गवाए बिना मैंने फोन उठाया, कॉलर आईडी को इग्नोर किया और अपनी रटी रटाई लाइनें रिसीवर पर चिल्लाने लगा। मैंने 4 घंटे तक हॉटपॉट वाली जगह पर तुम्हारा इंतजार किया। तुम अभी भी नहीं आओगी। क्या वो आदमी वाकई इतना जरूरी है? मैं जा रहा हूँ, मैं सच में जा रहा हूँ। क्या तुम मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आओगी? मैंने फोन काट दिया और अपना चेहरा टेडी बियर में छिपा लिया। मेरे कंधे अभी भी कांप रहे थे। देखने वाले को यही लग रहा था कि मैं चुपचाप रो रहा हूँ। मैनेजर थोड़ी देर रुका, अपना सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। वेट्रेस ने बड़ी समझदारी दिखाते हुए मुझे एक कंबल लाकर दिया। पप्पू शो। मैं पूरी रात उस बड़े सोफे पर सोता रहा। अगली सुबह तड़के जब मैं निकलने की तैयारी कर रहा था, वेट्रेस ने आगे बढ़कर मुझे मुफ्त सोया, मिल्क, राइस पॉरेज एंड टी एक्स दिए। उसकी आंखों में मेरे लिए हौसला था। सर, खुद को संभालिए। उस औरत को छोड़िए, आपको कोई उससे बेहतर मिलेगी। आपकी इस नई शुरुआत के लिए बहुत बहुत बधाई। चूंकि मैंने कभी कुछ ऑर्डर ही नहीं किया था, इसलिए मुझे कोई भुगतान नहीं करना पड़ा। मैं धीरे से शुक्रिया बोलकर कांच के दरवाजे से बाहर निकल आया। मेरी एनर्जी पूरी तरह वापस आ गई थी और हंगर मीटर भी फुल था। यह कदम बेहद बेशर्मी भरा था और सिर्फ एक ही बार काम कर सकता था और मैं वो पत्ता खेल चुका था। जल्दी ही गेम 5वें दिन में दाखिल हो गया। जैसे ही मैं हॉटपॉट वाली जगह से बाहर निकला, मेरा सामना वेड और उसकी टोली से हुआ। उसकी टीम अब 20 से ज्यादा लोगों की हो चुकी थी।
वे सब क्रैकर्स बांट रहे थे। जैसे ही मैंने उनकी पैकिंग देखी, मेरा दिमाग भन्ना गया। ये वही क्रैकर्स थे जो मेरे ठिकाने से गायब हुए थे। मैंने पहचान के लिए हर बैग का एक कोना जानबूझकर फाड़ दिया था। मैं गुस्से में उनकी तरफ बढ़ा। वेड, तुमने मेरे क्रैकर्स चुराए हैं। गुस्सा मत हो। मैंने तुमसे अपनी टीम में शामिल होने को कहा था, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। इन्हें वापस करो। मेरे साथियों को देखो। क्या तुम्हें लगता है कि ये इन्हें वापस करना चाहते हैं? वेड ने अपने पीछे इशारा किया। 20 से ज्यादा जोड़ी आंखें लालच से चमक रही थीं। मैंने उसके दिए हुए एक क्रैकर को झपटा और पीछे हट गया। क्या मैं अब भी तुम्हारे साथ जुड़ सकता हूं? प्लेयर 66, अब बहुत देर हो चुकी है। वेड हल्का सा मुस्कुराया। उसका चेहरा देखने में बहुत सीधा और मासूम लग रहा था। ये गेम कभी अकेले खेलने के लिए था ही नहीं। प्लेयर्स सिर्फ टीम बनाकर और दूसरों के रिसोर्सेज छीन कर ही जिंदा रह सकते हैं। तुम्हारे पास ना पैसा है, ना खाना, और ना ही किसी के लिए तुम्हारी कोई वैल्यू बची है। इसलिए अब तुम सिर्फ अपने अंत का इंतजार कर सकते हो। कुछ कहना चाहोगे अपने बचाव में? तभी अचानक सिस्टम ने एक नया निर्देश जारी किया। प्लेयर्स, 5वें दिन में आपका स्वागत है। खेल के एंटरटेनमेंट वैल्यू को बढ़ाने के लिए आज से एयरपोर्ट के सभी वाटर डिस्पेंसर बंद किए जाते हैं। वॉशरूम का पानी दूषित है, उसका इस्तेमाल न करें। पब्लिक स्क्रीन पर प्लेयर्स का गुस्सा फूट पड़ा। एंटरटेनमेंट वैल्यू तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। अगले 3 दिन तक पानी नहीं। तुम हमें मारना चाहते हो। वेट की टीम में भी खलबली मच गई। खाना मिलने की खुशी अब प्यास के डर में बदल चुकी थी। पानी खाने से भी ज्यादा कीमती और जानलेवा करेंसी है। पर वर्ड परेशान नहीं था। उसने शोर शांत करने के लिए हाथ उठाया और उसकी आवाज में एक ठहराव था। पैनिक क्यों हो रहे हो? सिर्फ पानी ही तो है। उसने मेरी तरफ तिरछी नजर से देखा और अपनी बात जारी रखी। बाकी प्लेयर्स के पास पानी है, बस उनसे छीन लो। मेरा दिल बैठ गया, पर अब भागने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। 20 से ज्यादा खून सवार आंखों ने मुझे कुछ अपना निशाना बना लिया। भीड़ मेरी तरफ शिकारी कुत्तों की तरह झपटी। छोड़ो इसे, ये मेरा है। मैंने पागलों की तरह अपना बैकपैक पकड़ने की कोशिश की, पर 4 हाथ 2 हाथों पर भारी पड़े। बैग की स्ट्रैप उखड़ गई और जिपर फट गया। पानी की 2 भारी बोतलें बेरहमी से छीन ली गईं। मेरे आखिरी कुछ शुगर पैकेट्स फर्श पर बिखर गए, जिन्हें तुरंत झपट लिया गया। मुझे जमीन पर धक्का दे दिया गया। वेड ने बड़ी बेरुखी से कहा कि तुम्हें जान से न मारना ही तुम पर बहुत बड़ा एहसान है। यहां से दफा हो जाओ। मैं लड़खड़ाते हुए उठा और वहां से भागा। वेड से बचने के लिए नहीं, बल्कि पानी का जुगाड़ करने के लिए। मुझे किसी के भी समझने से पहले उस जगह पहुंचना होगा जिसे लिक्विड डिस्पोजल जोन कहते हैं। एयरपोर्ट सिक्योरिटी रूल्स के मुताबिक एक 100 मिलीलीटर से ज्यादा लिक्विड ले जाना मना है। सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर पैसेंजर्स अपनी पानी की बोतलें, ड्रिंक्स और जूस वहीं रखे खास कचरे के डिब्बों या टोकरियों में डाल देते हैं। डोमेस्टिक डिपार्चर चेक पॉइंट पर इस वक्त कमर तक ऊंचे 3 ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बिन्स रखे थे, जो आधी पी हुई और कुछ तो बिना खुली बोतलों से भरे थे। वर्दी पहने 2 सिक्योरिटी असिस्टेंट एनपीसी वहां पास ही खड़े थे। खुलेआम उन बिन्स में हाथ मारना नामुमकिन था, क्योंकि इससे सिक्योरिटी अलर्ट ट्रिगर हो जाता। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता था। मौका हाथ से निकल रहा था। मैंने अपने चेहरे पर गहरी चिंता के भाव लाए और चेक पॉइंट की तरफ कदम बढ़ाए। मेरा निशाना सीधे वो डिस्पोजल बिन्स थे। एक्सक्यूज मी, प्लीज थोड़ा हटिए। मेरी आवाज फटी हुई और आंसुओं से भरी थी। जैसे ही मैं लाइन के बीच में घुसा, असिस्टेंट्स का ध्यान मेरी तरफ गया। सर, कृपया लाइन में रहिए। एक सिक्योरिटी असिस्टेंट ने माथा सिकोड़ते हुए मुझे रोका। मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे वाकई बहुत अफसोस है। मैं घबराहट में तेजी से बोला और उन बिन्स की तरफ इशारा किया। मुझे लगता है कि मेरी अंगूठी वहां गिर गई है। वो मेरी दादी की आखिरी निशानी है। प्लीज मुझे बस एक पल के लिए उसे ढूंढने दीजिए। सच में मेरी आंखों से आंसू निकल आए और मैं बिल्कुल सच्चा लग रहा था। सिक्योरिटी असिस्टेंट थोड़ा हिचकिचाया और फिर एक तरफ हट गया। जल्दी करना, लाइन खराब मत करो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और उन बीन्स पर झपट पड़ा। मैं इन बैग्स को थोड़ा किनारे कर देता हूँ ताकि किसी को दिक्कत ना हो। मैंने चुपचाप कचरे के 3 बड़े बैग्स बाहर निकाले और ऐसी जगह ले गया जहां से सिक्योरिटी असिस्टेंट मुझे देख ना सके। तेरी तो इतना सारा पानी यकीनन मेरे 3 दिन निकाल देगा। मैंने जल्दी से एक बैग खाली किया, उसे बिना खुली बोतलों से भरा और फुर्ती से चेक पॉइंट से दूर निकल गया। मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी फट जाएगा। मैंने वहां रुकने की हिम्मत नहीं की और पास के एक शांत वॉशरूम में घुसकर दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। मैं किसी भी कीमत पर दूसरे प्लेयर्स को यह पता नहीं चलने दे सकता था कि मेरे पास इतना पानी है। मैं टॉयलेट पर चढ़ा, छत की टाइल हटाई और पानी का कुछ हिस्सा वहां छिपा दिया। वॉशरूम से निकलकर मैंने कुछ और खाली जगह ढूंढी और बाकी बोतलें भी ठिकाने लगा दी। इसके बाद मैं इंटरनेशनल डिपार्चर चेक पॉइंट पर गया और वही चाल दोबारा चली। वहां से भी मुझे पानी का भारी स्टॉक मिला, जिसे मैंने उसी तरह छिपा दिया। ये मेरा लालच नहीं था, मेरा प्लान कुछ बड़ा था। 5वें दिन तक सिर्फ 67 प्लेयर्स बचे थे। वेट की टीम में अब 25 लोग थे। वे टिड्डियों के झुंड की तरह पूरे एयरपोर्ट पर घूम रहे थे और जिस भी प्लेयर को देखते उससे खाना और पानी छीन लेते।
वे एक छोटा क्रैकर तक नहीं छोड़ रहे थे। जो भी विरोध करता उसे लात घूंसों से पीटा जाता। एनपीसी प्लेयर्स की इस हिंसा की तरफ से आंखें मूंदे हुए थे। कोई सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोकने नहीं आया। तभी धड़ा, एक प्लेयर लो ब्लड शुगर की वजह से फर्श पर गिर पड़ा। कुछ ही पल में उसके शरीर में हलचल बंद हो गई। क्या ये मर गया? दूसरे प्लेयर ने दहशत भरी आंखों से पूछा। सफेद कोट पहने मेडिकल टीम स्ट्रेचर के साथ वहां पहुंची। फुर्ती से उस प्लेयर को उठाया और सफेद चादर से ढक दिया। ये सब पलक झपकते ही हो गया। सिस्टम का ब्रॉडकास्ट फिर गूंजा। प्लेयर 93, एनर्जी मीटर 0 होने की वजह से एलिमिनेटेड, $1 मिलियन का कर्ज। आज ब्रॉडकास्ट में एलिमिनेशन की खबरें बहुत ज्यादा आ रही थीं। तादाद तेजी से गिर रही थी। मुझे अब एक सही गठबंधन की जरूरत थी। एक ऐसी टीम जो वेड का मुकाबला कर सके। पिछले कुछ दिनों के चेहरे मेरे दिमाग में घूमने लगे और कुछ नाम अलग से चमक उठे। प्लेयर 48 के नेतृत्व में 6 लोगों का एक मजबूत ग्रुप। उसके बाकी साथियों में अपनी अपनी खूबियां थीं और सब शारीरिक रूप से काफी ताकतवर थे। मैंने उन्हें अराइवल हॉल में ढूंढा और कुछ देर तक नजर रखी। उनकी हालत ठीक नहीं थी। एक लड़के के होंठ फटने लगे थे और दूसरा बार बार अपनी जुबान से होंठों को गीला कर रहा था। साफ था कि उनके पास पानी खत्म हो रहा था। यही मेरा मौका था। मैं वो लग्जरी बैग लेकर उनके पास गया। हेलो, मेरा नाम लियो है, प्लेयर 66। मैं आपकी टीम में शामिल होना चाहता हूँ। प्लेयर 48 खड़ा हो गया और मुझे शक की निगाह से देखने लगा। यहां से दफा हो जाओ, हम नए लोगों को नहीं ले रहे। मैंने उसे बैग थमा दिया। उसके अंदर पानी की 3 बोतलें देखते ही सबकी आंखें चमक उठी। मैं सच कह रहा हूं, मेरे पास पानी का एक सुरक्षित जरिया है। मैं टीम के लिए पानी की गारंटी दे सकता हूं। बदले में मैं आपके साथ जुड़कर खाना शेयर करना चाहता हूं। तुम्हारे पास कितना पानी है? इतना कि हम सातों के अगले 3 दिन मजे से निकल जाएं? कोई दिक्कत नहीं होगी। चालाक प्लेयर 33 ने बीच में टोकते हुए सवाल किया। उसकी नजरें मुझे टटोल रही थीं। मैंने साफ मना कर दिया। तुम्हें बस इतना जानने की जरूरत है कि मैं पानी ला सकता हूं और उसे टीम के साथ बांटने को तैयार हूं। पानी कहां छिपा है ये सिर्फ मुझे पता रहेगा। यही मेरा इंश्योरेंस है। प्लेयर 48 ने अपने साथियों की तरफ देखा और सबकी रजामंदी ली। ठीक है, लियो, स्वागत है। मैं डेमन हूं। हमारी टीम का नियम है कि कभी अपने साथी को धोखा मत दो। डेमन ने फैसला सुनाया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैंने सिर हिलाया। आपके साथ काम करके खुशी होगी। छठे दिन की सुबह कोई उम्मीद लेकर नहीं आई, बल्कि मायूसी और गहरी हो गई थी। मैं अकेला सिक्योरिटी एरिया की तरफ गया ताकि कुछ और पानी ला सकूं। पर वहां अब 5 गार्ड्स तैनात थे और उनकी नजरें सीधे उन डिस्पोजल बिन्स पर थीं। सिस्टम ने यह रास्ता भी बंद कर दिया था। पानी का आखिरी पक्का जरिया भी खत्म हो गया। जो प्लेयर्स कल की प्यास बर्दाश्त नहीं कर पाए, उन्होंने वॉशरूम के नलों से पानी पी लिया। उस दूषित पानी ने उन्हें बीमार कर दिया और वे एलिमिनेट हो गए। तभी बिना किसी चेतावनी के एयरपोर्ट का ब्रॉडकास्ट गूंज उठा। एलिमिनेशंस को तेज करने और फाइनल मुकाबले की तैयारी के लिए अब सर्वाइवल एलिमिनेशन मोड एक्टिव कर दिया गया है। आज रात 12 बजे उन 20 प्लेयर्स को बाहर कर दिया जाएगा जिनका भूख, प्यास और एनर्जी का कुल स्कोर सबसे कम होगा। ध्यान दें, टर्मिनल 3 के अंदर 3 इमरजेंसी सप्लाई क्रेट्स कहीं भी रैंडमली प्रकट होंगे, जिनमें खाना, पानी और कुछ दवाइयां होंगी। इनकी लोकेशन पूरे मैप पर सिर्फ एक बार ब्रॉडकास्ट की जाएगी। पब्लिक स्क्रीन पर तुरंत गालियां और मायूसी छा गई। ये घटिया सिस्टम हम सबको कर्ज में डुबोना चाहता है। हमारा इस्तेमाल किया गया है। पहले पानी काटा और अब हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। कितना शातिर है। सब शांत हो जाओ। टर्मिनल 3 जाना खुदकुशी जैसा है। हमारी टीम में भी घबराहट फैल गई। वेड के पास सबसे ज्यादा लोग थे, इसीलिए उसके क्रेट झपटने के चांस सबसे ज्यादा थे। अब सिर्फ 45 प्लेयर्स बचे थे और अकेले वेड के पास उनमें से 25 थे। इसका मतलब था कि जब तक बाकी 20 प्लेयर्स के मीटर चमत्कारिक रूप से न बढ़ जाएं, आधी रात को मास एलिमिनेशन पक्का था। हम वेड के लोगों को क्रेट किसी हाल में नहीं लेने दे सकते थे। डेमन की नजरें मुझ पर टिकी थीं। लियो, मुझे बताओ कि ऐसी मुश्किल घड़ी में एक कंगाल बंदा कैसे सर्वाइव करता है। एक गरीब आदमी के बचने का रास्ता कभी सीधा मुकाबला नहीं होता। उसका रास्ता है लूप होल्स का फायदा उठाना, कमियां ढूंढना, अफरा तफरी मचाना और जलती आग में अपना फायदा देखना। पहला इमरजेंसी सप्लाई क्रेट टर्मिनल 3 के लेवल B2 के स्टाफ ब्रेक रूम में प्रकट हो चुका है। उम्मीद के मुताबिक दूर से कदमों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। वेड की टोली एक झुंड की तरह टर्मिनल 3 की तरफ बढ़ने लगी। डेमन हमारी टीम को लीड करने के लिए तैयार हुआ। उन्हें वहां पहले मत पहुंचने दो, रुको। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। लोकेशन स्टाफ ब्रेक रूम है। क्या तुम जानते हो उस जगह का मतलब क्या है? मैं थोड़ा रुका। पहला क्रेट यकीनन एक जाल है। जो वहां सबसे पहले पहुंचेगा वो पक्का एलिमिनेट हो जाएगा। सिस्टम ने मुफ्त पानी के डिस्पेंसर बंद कर दिए और कचरे के डिब्बों पर गार्ड्स तैनात कर दिए। वो बार बार बस एक ही पक्का नियम थोप रहा है कि एनपीसी रूल्स नहीं तोड़े जा सकते। स्टाफ एरिया में जाना मना है और आम प्लेयर्स वहां नहीं घुस सकते। जैसे ही कोई जबरदस्ती अंदर जाएगा, सिस्टम इसे गैर कानूनी एंट्री मानेगा और उन्हें उसी वक्त एलिमिनेट कर देगा। क्या वेड किसी को अंदर घुसने के लिए भेजेगा?
मुझे नहीं लगता। मैंने ईथन और मिया को टोह लेने भेजा और उन्होंने वापस आकर खबर दी। वेड ने वाकई किसी को रिस्ट्रिक्टेड जोन में नहीं भेजा था। इसके बजाय उसने अपनी टीम को कई ग्रुप्स में बांट दिया, जो स्टाफ ब्रेक रूम की तरफ जाने वाले हर रास्ते पर पहरा दे रहे थे। उसकी रणनीति थी नाकाबंदी करना, ताकि कोई और वहां न पहुंच सके, जबकि वह खुद उस मुसीबत को हाथ नहीं लगाना चाहता था। जब तक किसी और को सप्लाई नहीं मिलती, उसकी टीम ही फायदे में रहेगी। कुछ अकेले घूमने वाले प्लेयर्स बहुत हताश और पागल दिख रहे थे। उनके मीटर्स यकीनन सबसे नीचे होंगे, और आज रात उनका एलिमिनेशन पक्का था। ऐसे लोगों का इस्तेमाल करना सबसे आसान होता है। मैं एक खंभे के पीछे छिपा और अपनी टीम से धीरे से फुसफुसाया कि स्टाफ ब्रेक रूम का की कार्ड वहीं बगल में लगे फायर सेफ्टी कैबिनेट के अंदर है। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या सिस्टम ने उसे वहीं छोड़ दिया है? आवाज कम करो। वेट के लोग दरवाजे पर पहरा दे रहे हैं। हम की कार्ड झपटने के लिए सही मौके का इंतजार करेंगे। खंबे के सामने खड़े एक अकेले प्लेयर ने यह सब सुन लिया। उसका चेहरा ऐसे चमक उठा जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो, और वो पागलों की तरह फायर कैबिनेट की तरफ लपका। उसे रोको, वेड ने ऑर्डर दिया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उस प्लेयर ने कैबिनेट का कांच का दरवाजा झटके से खोल दिया। अंदर कोई की कार्ड नहीं था। उसने अलार्म ट्रिगर कर दिया था। एक कान फाड़ देने वाला फायर अलार्म पूरे लेवल B2 में गूंज उठा। ठीक उसी वक्त दंगा रोकने वाले कांटेदार औजार लिए 6 हथियारबंद गार्ड्स आसमान से उतरे सैनिकों की तरह वहां पहुंच गए। वहां अफरा तफरी मच गई। गार्ड्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि कैबिनेट किसने खोला था। वेड की पूरी टोली और उस प्लेयर को गार्ड्स ने दबोच लिया और घसीटते हुए बाहर ले गए। एक के बाद एक एलिमिनेशन के ब्रॉडकास्ट होने लगे। वेड ने पलक झपकते ही अपने 5 लोग खो दिए। उसकी टीम अब सिर्फ 20 लोगों की रह गई थी। वो क्रेट वहीं पड़ा रहा और उन्हें कुछ भी नहीं मिला। ठीक उसी वक्त दूसरे क्रेट का लॉक खुला। दूसरा इमरजेंसी सप्लाई क्रेट टर्मिनल 3 के लेवल L3 पर वीआईपी लाउंज के एंट्रेंस पर प्रकट हो चुका है। वीआईपी लाउंज के गेट पर आमतौर पर एक खास कंसियस डेस्क और स्टाफ होता है। वहां का माहौल काफी हाई क्लास होता है और सिक्योरिटी भी बहुत कड़ी होती है। हम दूर से ही नजर रख रहे थे। L3 वीआईपी एरिया की तरफ जाने वाले एलिवेटर पर वेड के लोगों ने पहले ही कब्जा जमा लिया था। लाउंज की कॉफी टेबल पर वो चांदी का क्रेट साफ चमक रहा था। अब हम क्या करें? इस बार तो हम करीब भी नहीं जा सकते, मिया ने घबराहट में पूछा। मैंने अपना फोन मिया की तरफ बढ़ाया। इसे लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर पर ले जाओ। मिया हैरान रह गई। तुम अपना सामान वहां जमा करने को क्यों कह रहे हो? बस जाओ, जल्दी करो, मैंने उसे जोर देते हुए भेजा। मिया ने मेरा फोन लॉस्ट एंड फाउंड पर जमा कर दिया। आधे घंटे बाद मैं खुद वहां चेहरे पर झूठी चिंता लेकर पहुंचा। मैंने अपना फोन और एक वीआईपी लाउंज कार्ड खो दिया है। एयरपोर्ट पर भटकते वक्त मैंने वीआईपी लाउंज के गेट की भी रेकी की थी, ताकि कहीं से खाने का जुगाड़ हो सके। मैंने गौर किया था कि अंदर जाने वाला हर शख्स एक काला वीआईपी कार्ड स्वाइप करता था। इतने बड़े एयरपोर्ट में ऐसा मुमकिन ही नहीं था कि कभी किसी का कार्ड न गिरा हो। मैंने स्टाफ को अपने फोन और कार्ड का हुलिया बताया। स्टाफ को वाकई मेरा फोन और एक वीआईपी कार्ड मिल गया। क्या ये आपके हैं? हाँ, हाँ, बिल्कुल यही है। मैंने एक्साइटमेंट के साथ फोन और कार्ड हाथ में ले लिए। शुक्रिया। रुकिए, आपको इसके असली मालिक होने का सबूत देना होगा। मार्कस ने साइड से स्टाफ मेंबर का ध्यान भटकाया और मैंने मौके का फायदा उठाकर फोन को अपने चेहरे से अनलॉक किया और चुपके से कार्ड की फोटो खींच ली। काम होने के बाद मैंने स्टाफ को दिखाया। मेरा चेहरा इस फोन को खोलता है और मेरे पास इस वीआईपी कार्ड की फोटो भी है। सब कुछ मैच होने के बाद स्टाफ ने मुझे जाने दिया। मैं सीधा वीआईपी रिसेप्शन एरिया की तरफ बढ़ा। इत्तेफाक से मुसाफिरों का एक ग्रुप वीआईपी लाउंज की तरफ ही जा रहा था और उनके लिए एक खास शटल कार्ट वहां खड़ी थी। मैं पैसेंजर्स के बीच जाकर बैठ गया और वेड के पहरेदारों की नजरों के सामने से बिल्कुल साफ निकल गया। मैं सबके सामने शान से वीआईपी लाउंज के एंट्रेंस पर पहुंच गया। गार्ड ने कार्ड लिया, उसे रीडर में स्वाइप किया और हरी लाइट जल उठी। स्वागत है प्लैटिनम मेंबर, कृपया अंदर आइए। दरवाजे खुल गए। वेड, जो इतनी देर से लाउंज के एंट्रेंस पर नजर गड़ाए बैठा था, अचानक चिल्लाया कि इसने पक्का वो कार्ड चुराया है। मैंने मन ही मन उसे गाली दी। ये मोटा हरामजादा बहुत शातिर है। डेमन और हमारी टीम एलिवेटर के पास वेड के लोगों से भिड़ गए। 10 के मुकाबले 6 का मुकाबला इतना बुरा भी नहीं था। उस अफरा तफरी का फायदा उठाकर मैं कांच के दरवाजों के अंदर घुस गया और सप्लाई क्रेट झपट लिया। सिस्टम की आवाज किसी जन्नत के संगीत जैसी लगी। प्लेयर 66 को बधाई, क्रेट हासिल कर लिया गया है। इसके अंदर मौजूद सामान का इस्तेमाल सिर्फ वही प्लेयर्स कर सकते हैं जिन्हें
प्लेयर 66 चुनेगा। अनधिकृत कब्जा अमान्य होगा। तीसरा, इमरजेंसी सप्लाई क्रेट टर्मिनल 3 के सेंट्रल इंफॉर्मेशन डेस्क के ऊपर प्रकट हो चुका है। ये बिल्कुल खुला और सबके सामने वाला प्लेटफॉर्म था। कोई रिस्ट्रिक्टेड जोन नहीं, कोई जाल नहीं, कोई वीआईपी नियम नहीं, बस ताकत और रफ्तार का सीधा मुकाबला। वेड ने तुरंत लड़ाई छोड़ी और अपनी टीम को इंफॉर्मेशन डेस्क की तरफ मोड़ दिया। अब वीआईपी लाउंज पर कोई पहरा नहीं था। मैं क्रेट लेकर बाहर आया, उसे खोला तो देखा कि वह सामान से ठसाठ भरा था। हम सातों के लिए एक दिन का खाना और पानी काफी था। एक बार जब हमारे तीनों मीटर फुल हो गए तो आज रात हमारे एलिमिनेट होने का कोई चांस ही नहीं था। लियो, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। बाकी प्लेयर्स तीसरे क्रेट की तरफ भागे जबकि हम वहीं रुके रहे और पागलों की तरह खुद को रिफ्यूल किया। आखिरी क्रेट के लिए वेड ने सारी शराफत छोड़ दी और सरेआम हिंसा पर उतर आया। बाकी बचे प्लेयर्स और वेड की टोली के बीच खूनी और बेरहम भिड़ंत हुई। आखिर में वेड की ज्यादा तादाद जीत गई। हम सातों ने सुरक्षित दूरी से यह सब देखा। डेमन बोला कि एक क्रेट वेड के सभी लोगों का पेट भरने के लिए काफी नहीं है और पहला क्रेट पाना बहुत मुश्किल था। उसकी टीम अब मुसीबत में है। सिस्टम का ठंडा काउंटडाउन चुपचाप चल रहा था। रात के 11:50 बजे टर्मिनल का माहौल दम घोटने वाला था। सिस्टम की गिनती शुरू होती है। भूख, प्यास और एनर्जी मीटर की रैंकिंग के आधार पर निम्नलिखित 20 प्लेयर्स का स्कोर सबसे कम है और उन्हें एलिमिनेट किया जाता है। वो ठंडी इलेक्ट्रॉनिक आवाज बिना किसी एहसास के नंबर पढ़ने लगी। हमारी 7 लोगों की टीम को छोड़कर बाकी सारे अकेले खेलने वाले प्लेयर्स एलिमिनेट हो गए। यहां तक कि वेड की टीम में भी एक क्रेट की सप्लाई बराबर न बढ़ पाने की वजह से अब सिर्फ 13 लोग बचे थे। जैसे ही ब्रॉडकास्ट खत्म हुआ, पूरे एयरपोर्ट पर मौत जैसा सन्नाटा छा गया। 20 प्लेयर्स और हर एक पर 1 मिलियन का कर्ज यानी प्राइस पुल अब $20 मिलियन हो चुका था। अगर बाकी सारे प्लेयर्स एलिमिनेट हो जाते हैं तो आखिरी विजेता को ये 20 मिलियन और साथ में 100 मिलियन एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी कुल $120 मिलियन। इतनी बड़ी रकम किसी को भी पागल करने के लिए काफी थी। वेड दूर से हमें घूर रहा था और उसकी आंखों में खून सवार था। उसने अपने होंठों पर जीभ फेरी और अपनी टीम से बोला कि मैं नहीं चाहता कि हम आपस में लड़े, लेकिन हमारी तादाद ज्यादा है। हम इन 7 प्लेयर्स को खत्म कर देते हैं और फिर हम 13 लोग मिलकर 120 मिलियन आपस में बांट लेंगे। यही सबसे सेफ रास्ता है। हमारी तरफ डेमन का चेहरा गंभीर था। सब शांत रहो, सिस्टम की चाल में मत फंसना। वेड की टीम हमें खत्म करने के लिए यकीनन एक हो जाएगी, इसलिए हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ सकते। हम 7 लोग मिलकर उनके 13 लोगों को बाहर करेंगे और फिर 120 मिलियन आपस में बांटेंगे। अभी यही सबसे सही रास्ता है। टब्बी फर्श पर गिर पड़ा। कैसे? हमारी गिनती उनसे कम है। हम उनके आगे बस हलाल होने वाली भेड़ें हैं। मैंने सुझाव दिया कि पहले छिपने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं और उन्हें अलग अलग करते हैं। मुझे एक जगह पता है। आधी रात का घंटा बजा। स्क्रीन पर खून जैसा लाल 24 घंटे का काउंटडाउन टाइमर शुरू हो गया। पूरे एयरपोर्ट की लाइटें गहरे लाल रंग में बदल गईं और पागलों की तरह चमकने लगीं। एक चुभने वाला अलार्म गूंज उठा, जो किसी स्पीकर से नहीं बल्कि सीधे हमारे दिमाग में बज रहा था। अभी कुछ पल पहले दिखने वाले एनपीसी मुसाफिर, स्टाफ और गार्ड्स सब गायब हो चुके थे। उस विशाल टर्मिनल 3 में अब सिर्फ हम 20 लोग बचे थे। भागो। डर से ज्यादा अब बचने की चाहत हम पर हावी थी। हम सातों तेजी से दौड़े। जैसे ही हम एलिवेटर के अंदर घुसे, मैंने दरवाजा बंद करने का बटन दबा दिया। धड़ाम। वेड के गुस्से से भरे चेहरे के सामने दरवाजे बंद हो गए। लानत है, उन्हें भागने मत देना, उन्हें खत्म करो। वो पैसा हमारा है। एलिवेटर तेजी से नीचे गिरा और हमें लेकर अंडरग्राउंड पार्किंग गैराज की तरफ चल दिया। हवा में पेट्रोल, धूल और उमस भरी गर्मी का एहसास था। हम सब डरे हुए चूहों की तरह इधर उधर बिखर गए और छिपने की जगह ढूंढने लगे। हमारे छिपते ही वेड और उसकी टोली इमरजेंसी सीढ़ियों से नीचे आ धमकी। उस विशाल गैराज में अब 20 प्लेयर्स इधर उधर छिपे थे। जब तक मैं वक्त काट सकता था, मेरे जिंदा बचने की उम्मीद कायम थी। मैं किसी ठंडे पत्थर की तरह अपनी सांसें रोककर जमीन से सटा रहा और कार के नीचे के बारीक गैप से बाहर देखने लगा। लाल लाइटें पागलों की तरह चमक रही थी। प्लेयर 9 किसी दूसरे प्लेयर के हाथों मारा गया। 1 मिलियन मारने वाले के अकाउंट में ट्रांसफर। कौन? आखिर उसे किसने मारा? क्या हमारी टीम का कोई था? तभी लड़ने भिड़ने की आवाजें आईं और उसके बाद टब्बी की दर्दनाक चीख गूंजी। कुछ ही पलों में उसके एलिमिनेट होने का अनाउंसमेंट हो गया। पूरे गैराज में प्लेयर्स बिखरे हुए थे और रह रहकर चीखें सुनाई दे रही थी। ब्रॉडकास्ट एक के बाद एक एलिमिनेशन की खबरें सुना रहा था।
प्लेयर 21 अपने ही साथी के हाथों एलिमिनेट। अफरा तफरी और बढ़ गई। सबके मन में शक जहर की तरह फैल गया और भरोसा पूरी तरह टूट चुका था। तभी एक गुमनाम ब्रॉडकास्ट फिर हुआ। अब वेड को मारो, वो पिछले गेम का चैंपियन है। उसका प्राइस पुल $200 मिलियन है। उसे खत्म करो और 200 मिलियन आपस में बांट लो। इस मैसेज ने गैराज में धमाका कर दिया। क्या वेड पिछला चैंपियन है? तभी ये इतना ताकतवर बन रहा था। लानत है, हमारा इस्तेमाल किया गया। वेड ने हड़बड़ाते हुए सफाई दी कि इस गुमनाम बकवास पर यकीन मत करो। मैं भी तुम्हारी तरह ही हूं। ये मेरा भी पहला गेम है। पर अब उस पर कोई यकीन करने को तैयार नहीं था। 200 मिलियन के सामने सबकी समझदारी पल भर में ढह गई। इसे खत्म करो, तभी पता चलेगा कि 200 मिलियन है या नहीं। मारो इसे, मारो इसे। फिर से जंग छिड़ गई। इस बार सबकी आंखें खून की तरह लाल थीं और वे उस जादुई 200 मिलियन के लिए आज जानवरों की तरह लड़ रहे थे। मैंने इस हंगामे का फायदा उठाया। एक ऐसी हुई ढूंढी जिसका दरवाजा खुला था और चुपके से उसकी डिग्गी में घुस गया। उस अंधेरी जगह में मैं खुद को समेटकर दुबक गया और डिग्गी की दरार से बाहर की चीखें और सिस्टम ब्रॉडकास्ट सुनने लगा। मिनट बीतते गए। बाहर की आवाजें धीरे धीरे कम होने लगीं और एक वक्त ऐसा आया जब पूरे गैराज में सन्नाटा छा गया। मैंने सावधानी से उस दरार से बाहर झांका। वहां चारों तरफ सिर्फ तबाही के निशान बिखरे थे। तभी एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। लियो, लियो, तुम कहां हो? ये डेमन की आवाज थी। मैंने वेड को पकड़ लिया है, बाहर आओ, हम मिलकर इसे खत्म करेंगे और 200 मिलियन आपस में बांट लेंगे। उस दरार से मैंने देखा कि डीमन ने वेड को रस्सियों से बुरी तरह जकड़ रखा था। मैंने अपनी सांसें रोक ली। जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। डीमन मेरी कार के बिल्कुल पास से गुजरा। मैंने राहत की एक हल्की सांस छोड़ी ही थी कि अगली ही पल डिग्गी का दरवाजा झटके से खुला और अंदर सुर्ख लाल रोशनी भर गई। तो तुम यहां छिपे हो? तुमने मुझे बहुत ढूंढवाया। लुका छिपी का खेल खत्म हुआ प्लेयर छाछट। डीमन की आवाज में घिनौना मजाक था और मेरे दिल को बर्फीले डर ने जकड़ लिया। डीमन ने मुझे मजबूती से पकड़ा और डिग्गी से बाहर घसीटा। तो तुम दोनों शुरू से ही मिले हुए थे। वो तथाकथित मैनहंट, वो टीमों की दुश्मनी, सब एक फिक्स्ड ड्रामा था। पूरा मकसद नियमों का इस्तेमाल करना और दूसरों से गंदा काम करवाना था ताकि रास्ते के हर प्लेयर को हटाया जा सके और आखिर में सिर्फ तुम दोनों बचो और सब कुछ आपस में बांट लो। तुम इस गेम के नियमों को रग रग से जानते हो। तुमने गुमनाम मैसेज भेजकर प्लेयर्स को एक दूसरे को लूटने और ओवरस्पेंड करने के लिए उकसाया। फिर तुमने उसका फायदा उठाया। तुम्हें पता था कि आखिरी दिन कत्लेआम होगा, इसलिए वेड ने शुरू से ही एक टीम बनाना शुरू किया, जबकि डीमन ने जानबूझकर खुद को वेड के दुश्मन के तौर पर पेश किया। इस तरह आखिरी दिन दोनों टीमें एक दूसरे को काट डालेंगी और तुम दोनों का फायदा होगा। डीमन की चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। लियो, तुम वाकई बहुत तेज हो। पिछले कुछ दिनों में तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। तभी वेड ने अपना आपा खो दिया और दहाड़ा। डीमन, अब मुझे खोल भी दो। इस पर वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? इसे खत्म करो और अपना रास्ता नापो। डीमन ने वेड की तरफ एक ठंडी निगाह डाली। तुम्हें आजाद करूं? मजाक कर रहे हो। 100 मिलियन को 2 हिस्सों में बांटने से बेहतर है कि मैं अकेला सब रख लूं। और वैसे भी पिछले राउंड में तुमने 200 मिलियन जुटाए थे, तो वो भी अब मेरे होने चाहिए। एक ही बार में उसने वेड को एलिमिनेट कर दिया। फिर डीमन ने तंज कसा। तुम्हें बताना भूल गया, वो आखिरी गुमनाम मैसेज मैंने ही भेजा था। सिस्टम का ब्रॉडकास्ट हुआ। प्लेयर 44 एलिमिनेटेड। बोनस रिवील, प्लेयर 44 पिछला चैंपियन था जिसकी कुल जीत $200 मिलियन थी, जो अब शिकारी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है। डेमन अपनी जीत पर गर्व कर रहा था। तभी मैंने अचानक इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ वाला हेयर स्प्रे सीधा डेमन के चेहरे पर स्प्रे कर दिया। एक गाढ़ा चिपचिपा बादल सीधे उसकी आंखों पर जाकर लगा। डेमन दर्द से कराह उठा और अपना चेहरा पकड़कर पीछे की ओर लड़खड़ा गया। मैं घुटनों के बल रेंगते हुए ड्राइवर की सीट की ओर भागा। जब मैं छिपा हुआ था तब मैंने ये पक्का कर लिया था कि इस कार की न सिर्फ डिग्गी खुली है, बल्कि ड्राइवर का दरवाजा भी खुला है और चाबी इग्निशन में ही लगी है। प्लेयर 66, डेमन दहाड़ा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दर्द को नजरअंदाज करते हुए वो एक घायल शेर की तरह मुझ पर झपटा। उसका खंजर मेरे सिर को छूते हुए ड्राइवर की लेदर सीट में जा धंसा। मेरी उंगलियों ने ठंडी चाबी पकड़ी और उसे जोर से घुमाया। वूम, इंजन करज उठा। मैंने उसी वक्त गियर डाला और अपना दायां पैर पूरी ताकत से एक्सीलरेटर पर जमा दिया। डेमन को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यह कार अचानक चल पड़ेगी। जोरदार टक्कर से उसका शरीर हवा में उछला और जमीन पर जा गिरा, लेकिन वो फिर भी रेंग कर उठने की कोशिश कर रहा था। मैंने कार रिवर्स की और उसे कुचल दिया। कुछ ही पलों बाद सिस्टम ने अपना आखिरी फैसला सुनाया। प्लेयर 48 एलिमिनेटेड। बोनस रिवील, प्लेयर 48 पिछला चैंपियन था जिसकी कुल जीत $180 मिलियन थी, जो अब शिकारी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है। बचे हुए खिलाड़ी 1। बधाई हो प्लेयर 66, आप अंत तक जीवित रहे और एयरपोर्ट स्मगल के इस राउंड के एकमात्र चैंपियन बन गए हैं। प्लेयर 66 की इस राउंड की जीत $120 मिलियन प्लस 200 मिलियन प्लस 180 मिलियन, कुल $500 मिलियन। मैं बड़ी मुश्किल से ड्राइवर की सीट से बाहर निकला, धूल और तेल में लथपथ। कोई खुशी नहीं थी, बस हड्डियों तक महसूस होने वाली थकान और एक जीवित बचे हुए इंसान का सुन्नपन था। लाल लाइटें धीरे धीरे मध्यम हो गईं, अलार्म शांत हो गए। सफेद रोशनी की एक चमक हुई और मैं वापस उसी शून्य में पहुंच गया जहां से खेल शुरू हुआ था। सिस्टम ने मेरे कान में फुसफुसाया,
अब तुम्हारे पास $500 मिलियन हैं, मजे से जियो। लेकिन नियमों के मुताबिक चैंपियंस को खेल छोड़ने की अनुमति नहीं है। अगर छोड़ते हो तो तुम पर 500 मिलियन का कर्ज होगा। सफेद रोशनी धीरे धीरे गायब हुई। मेरे चारों ओर लोग खड़े थे जिनकी आंखें फटी हुई थी और वे सदमे और उलझन में माहौल को देख रही थी। सिस्टम की आवाज गूंजी, कंगालों की खेल ब्रो गेम में आप 100 खिलाड़ियों का स्वागत है। शुरुआती रकम $50, लक्ष्य 7 दिन जीवित रहना। विजेता को $1 मिलियन का इनाम मिलेगा। तो वीडियो यहीं खत्म होती है। जैसा कि मैंने कहा था, इस बार मैंने एक एनिमेटेड मैनवा एक्सप्लेन बनाया है। अगर तुम लोगों को पसंद आया हो तो एक छोटा सा टारगेट रखते हैं, 2K लाइक्स एंड 200 कमेंट्स। कुछ लोग सोचते होंगे कि मैं टारगेट क्यों देता हूं। उसका रीजन बस इतना है कि इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है और पता चलता है कि तुम लोग इस तरह की वीडियोस और चाहते हो। और जिन्होंने ऑलरेडी लाइक और कमेंट कर दिया है, तुम्हारे लिए हो। Thanks! Love you! Forever!